तो आज की हमारी बातचीत एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो शायद मुझे लगता है हर किसी के मन में कभी ना कभी आता ही है हम्म। कि क्या हमारी आर्थिक परेशानियों की जड़ सच में हमारी कम आमदनी है। हम्म। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस आम धारणा को एक तरह से चुनौती देते हैं। हम्म। उनका तर्क है कि असली मुद्दा ये नहीं कि हम कमाते कितना है, बल्कि ये है कि हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं और उसे संभालते कैसे हैं। आज हम इसी सोच की परतें उधेड़ने वाले हैं। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया और दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे आय की समस्या ही समझते हैं, जबकि इन स्रोतों के मुताबिक ये एक व्यवहार की, एक आदत की समस्या है। अच्छा। तो ये बातचीत सिर्फ पैसे बचाने की टिप्स के बारे में नहीं है, बल्कि उस मानसिक बदलाव के बारे में है जो किसी को लगातार पैसों की चिंता करने वाली स्थिति से निकालकर एक वित्तीय आत्मविश्वास की स्थिति में ले जाता है। ठीक है, तो इसे खोलकर समझते हैं। इन लेखों में एक बहुत ही जानी पहचानी तस्वीर खींची गई है, जैसे रात को लेटे हुए अगले महीने के बिल और ईएमआई की चिंता करना। हाँ, ये तो बहुत आम है। या महीने की 20 तारीख आते आते जेब का खाली हो जाना। इसमें एक उदाहरण भी है जो बहुत कुछ साफ कर देता है। सोचिए, एक ही कंपनी में एक ही पोस्ट पर लगभग एक जैसी तनख्वाह पर दो लोग काम शुरू करते हैं। 5 साल बाद एक के पास अपनी गाड़ी है, घर के लिए डाउन पेमेंट जमा है और वो निवेश की बातें कर रहा है। और दूसरा आज भी वही किराया और कर्ज के चक्र में फंसा हुआ है। तो तनख्वाह तो एक जैसी थी, ये फर्क कहां से आया? और यही सवाल इस पूरी चर्चा का केंद्र है। यह फर्क किस्मत का नहीं, मानसिकता का है। यहाँ पे वित्तीय साक्षरता का जिक्र आता है, पर इसका मतलब सिर्फ मुश्किल गणित समझना नहीं है। सही। इसका गहरा मतलब मनोविज्ञान से जुड़ा है। इन दस्तावेजों में एक बात बार बार सामने आती है, डर में लिया गया कोई भी आर्थिक फैसला अक्सर गलत ही होता है। अच्छा। हाँ, जब कोई डरता है कि पैसा खत्म हो जाएगा, तो वो या तो जल्दबाजी में कहीं गलत जगह निवेश कर देता है या फिर जरूरी जोखिम लेने से भी कतराता है। ये समझना कि पैसे को संभालना एक कला है, एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, यही पहला और सबसे बड़ा कदम है। तो अगर ये एक कला है, तो इसे सीखना कहाँ से शुरू करें? मतलब नियंत्रण पाने का पहला कदम क्या है? स्रोतों में इसका जवाब बड़ा सीधा है और शायद थोड़ा असुविधाजनक भी। पहला कदम है पैसा देखना सीखो। पैसा देखना सीखो? हाँ, इसमें एक मजबूत तर्क दिया गया है कि हमारा पैसा बड़े सोचे समझे खर्चों में उतना नहीं बहता जितना उन अनगिनत छोटे छोटे खर्चों में बह जाता है जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते। अच्छा, वो खर्चे जिन्हें हम बस इतना ही तो है कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। वही, बिल्कुल। रोज की 50 रुपए की चाय या कॉफी, ऑफिस से लौटते वक्त 100 रुपए की कैब या देर रात को 200 का वो फूड ऑर्डर। ये अपने आप में छोटे लगते हैं, लेकिन विश्लेषण कहता है कि ये छोटे छोटे रिसाव मिलकर महीने के अंत में आपकी आमदनी में एक बड़ा छेद बना देते हैं। सही बात है। और यहीं पर दूसरा कदम आता है जो इन रिसावों को उजागर करता है। और यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये अपने ही व्यवहार का आईना देखने जैसा है। बिल्कुल। दूसरा कदम है 30 दिन हर खर्च लिखो। अब ये सुनने में तो बहुत थकाऊ और मुश्किल लगता है। क्या लोग सच में इसे कर पाते हैं? आपका सवाल बहुत वाजिब है। ये वाकई एक मुश्किल काम है और ज्यादातर लोग इसे बीच में ही छोड़ देते हैं। हाँ। लेकिन स्रोत इसे एक अभ्यास की तरह देखने को कहते हैं, सजा की तरह नहीं। इसका मकसद खुद को शर्मिंदा करना नहीं, बल्कि बस डेटा इकट्ठा करना है। ठीक है। वो कहते हैं कि इसे आसान बनाने के लिए किसी फैंसी ऐप की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी सी जेब वाली डायरी या फोन का नोट्स ऐप काफी है। जब आप खुद अपने हाथ से लिखते हैं कि दिन की तीसरी कॉफी पर 100 रुपए खर्च हुए, तो आपका दिमाग उस खर्च को रजिस्टर करता है। मतलब ये सिर्फ ट्रैकिंग नहीं है, ये एक तरह की दिमागी ट्रेनिंग है। एकदम सही। ये जागरूकता पैदा करने का एक अभ्यास है। जब तक आप ये नहीं जानते कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है, आप उसे नियंत्रित करने की सोच भी नहीं सकते। ये प्रक्रिया आपके अवचेतन में जो खर्च करने के पैटर्न हैं, उन्हें आपके सामने ला खड़ा करती है। आप देखते हैं कि आपके कौन से भावनात्मक ट्रिगर, जैसे बोरियत, तनाव या खुशी, आपको खर्च करने पर मजबूर करते हैं। अच्छा। किसी भी वित्तीय योजना की नींव यही डेटा है, क्योंकि जिसे आप माप नहीं सकते उसे आप सुधार नहीं सकते। और कई लोगों के लिए तो ये एक शॉक थेरेपी जैसा होता है। जब वो देखते हैं कि उनका 20-25% पैसा ऐसी चीजों पर जा रहा था जिनकी उन्हें याद तक नहीं। हाँ। ठीक है, तो एक बार जब हमें ये चौंकाने वाली सच्चाई पता चल गई कि पैसा जा कहाँ रहा है, उसके बाद क्या? सिर्फ जागरूकता से तो बिल नहीं भरेंगे। नहीं।
इच्छा शक्ति तो कुछ दिन बाद खत्म हो जाती है। और इसीलिए स्रोत इच्छा शक्ति से ज्यादा एक मजबूत प्रणाली, एक सिस्टम बनाने पर जोर देते हैं। सिस्टम? हाँ, इच्छा शक्ति भावनाओं पर निर्भर करती है जो बदलती रहती हैं, लेकिन सिस्टम नियमों पर चलता है जो स्थिर रहते हैं। और इस सिस्टम के लिए एक फॉर्मूला भी दिया गया है जो सुनने में तो सरल है पर शायद अमल में लाना उतना आसान ना हो। हाँ, 50-20-20-10 का नियम, यानी आमदनी का 50% जरूरी खर्चों के लिए, 20% भविष्य की बचत के लिए, 20% निवेश के लिए और 10% खुद पर, मतलब नए कौशल सीखने पर। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जो व्यक्ति महीने का सिर्फ 15,000 या 20,000 कमा रहा है, उसके लिए फॉर्मूला कितना व्यवहारिक है? उसका तो शायद 80-90% पैसा जरूरतों में ही चला जाता होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इन लेखों में ये साफ किया गया है कि ये फॉर्मूला पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक दिशा निर्देश है, आपकी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने का एक तरीका। अच्छा। अगर किसी की आमदनी कम है तो शायद उसका 50% की जगह 70% जरूरतों में जाएगा, लेकिन तब भी लक्ष्य ये होना चाहिए कि 5% या 2% ही सही, पर बचत और निवेश के लिए कुछ ना कुछ निकाला जाए। तो रकम से ज्यादा आदत बनाना जरूरी है। बिल्कुल। 50-20-20-10 का नियम हमें ये याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी के सिर्फ जरूरतें ही नहीं हैं, बल्कि हमारी सुरक्षा यानी बचत, हमारा भविष्य का विकास यानी निवेश और हमारी व्यक्तिगत उन्नति यानी कौशल भी उतने ही जरूरी हैं। ये एक संतुलित नजरिया है। सिस्टम की बात को आगे बढ़ाते हुए इसमें आदतों को बदलने पर भी जोर दिया गया है। मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प लगी कि आदतों को खत्म करने की नहीं, बदलने की सलाह दी गई है। हाँ, जैसे अगर आपको रोज बाहर कॉफी पीने की आदत है तो उसे पूरी तरह बंद करने से शायद आप 1-2 दिन में ही हार मान लेंगे। बिल्कुल। इसकी जगह स्रोत कहते हैं कि उस आदत को एक बेहतर सस्ती आदत से बदलें। जैसे अच्छी कॉफी बीन्स खरीदकर घर पर कॉफी बनाना शुरू करें। इससे आपकी कॉफी की तलब भी पूरी होगी और महीने के हजारों रुपए भी बचेंगे। सही है। कैब लेने की आदत को कभी-कभी बस या मेट्रो से सफर करके बदलें। ये छोटे छोटे बदलाव हैं जो इच्छा शक्ति की बड़ी लड़ाई लड़े बिना आपकी जेब पर बड़ा असर डालते हैं। और शायद इस सिस्टम का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है पहले बचत बाद में खर्च का सिद्धांत। हम सब ने ये सुना तो है, पर हमें से ज्यादातर लोग इसे लागू नहीं कर पाते हैं। वो नोइंग डूइंग गैप। हाँ, तो इस गैप को भरने के लिए स्रोतों में ऑटोमेशन का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका बताया गया है। और यही ऑटोमेशन अमीर और गरीब की सोच का एक बुनियादी फर्क है, जैसा कि विश्लेषण में बताया गया है। कैसे? ज्यादातर लोग महीने भर खर्च करते हैं और फिर देखते हैं कि अंत में बचाने के लिए क्या बचा। सही। अमीर सोच वाले लोग तनख्वाह आते ही सबसे पहले अपने भविष्य के लिए भुगतान करते हैं। ऑटोमेशन ये सुनिश्चित करता है कि जैसे ही तनख्वाह आपके अकाउंट में आए, बचत और निवेश का एक तय हिस्सा अपने आप कटकर दूसरे अकाउंट या निवेश में चला जाए। तो जो पैसा दिखेगा नहीं वो खर्च भी नहीं होगा। बिल्कुल। ये मानसिकता को बचे खुचे से प्राथमिकता में बदल देता है और इच्छा शक्ति की लड़ाई को ही खत्म कर देता है। ठीक है, तो हमने खर्चों पर लगाम लगा दी, एक सिस्टम भी बना लिया, पर ये तो सिर्फ पैसे को बचाने की बात हुई। ये एक रक्षात्मक खेल जैसा है। हाँ, एक डिफेंसिव गेम। स्रोतों में इस बचाए हुए पैसे को बढ़ाने के बारे में क्या दिलचस्प बात कही गई है। यहाँ से चर्चा रक्षात्मक रणनीति से आक्रामक रणनीति की ओर जाती है। इन लेखों का एक मुख्य बिंदु ये है कि सिर्फ पैसा बचाना आपको कभी अमीर नहीं बना सकता। वो सिर्फ आपको सुरक्षित रख सकता है। बिल्कुल। असली विकास पैसे को काम पर लगाने से होता है। और इसके लिए 500 रुपए की छोटी सी SIP का उदाहरण दिया गया। मुझे लगता है कई लोग सोचते होंगे कि 500 रुपए महीना बचाने से क्या ही हो जाएगा। यही तो सोच का फर्क है। स्रोत कहते हैं कि शुरुआती निवेश का मकसद करोड़पति बनना नहीं है। तो फिर क्या है? उसका मकसद है निवेश करने की आदत बनाना। जब आप हर महीने एक तय रकम को अपने अकाउंट से कटते और कहीं निवेश होते देखते हैं, तो आपका दिमाग इसे एक सामान्य प्रक्रिया की तरह स्वीकार कर लेता है। अच्छा। और ये आदत पैसों के कंपाउंडिंग से ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि यही आदत आपको आगे चलकर बड़े निवेश करने का आत्मविश्वास देगी। तो यहाँ बात पैसे की कंपाउंडिंग की नहीं, आदतों की कंपाउंडिंग की है। एकदम, ज्ञान और आदतों का कंपाउंडिंग। और कौशल की बात पर स्रोतों में एक बात ने मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया। लोग अपना 3 साल पुराना फोन बदलने के लिए बिना सोचे समझे 20,000 खर्च कर देते हैं। लेकिन अपनी स्किल बढ़ाने के लिए 500 का कोई ऑनलाइन कोर्स लेने से पहले 10 बार सोचते हैं। ये कितना विरोधाभासी है ना? ये एक शानदार अवलोकन है।
फोन एक घटती हुई संपत्ति है, एक डिप्रिशिएटिंग एसेट जिसकी कीमत डब्बे से निकलते ही कम होने लगती है। सही। वहीं एक नया कौशल एक बढ़ती हुई संपत्ति है, एन अप्रिशिएटिंग एसेट, जो आपकी कमाई करने की क्षमता को जीवन भर बढ़ा सकता है। इसलिए हर खर्च से पहले ये सवाल पूछने की सलाह दी गई है, ये मुझे क्या मूल्य दे रहा है? क्या ये सिर्फ एक खर्च है जो मुझे तात्कालिक खुशी दे रहा है, या यह एक निवेश है जो मुझे भविष्य में कुछ लौटाएगा? मूल्य बनाम खर्च का ये सवाल आपकी खरीदारी के फैसलों को बदल देता है। आप एक उपभोक्ता से एक निवेशक की तरह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। सही। चलिए अब उन आम गलतियों और जालों की बात करते हैं जिनसे बचना जरूरी है। स्रोतों में कुछ बहुत ही सीधी चेतावनियां दी गई हैं। पहली, सारा पैसा एक ही सेविंग अकाउंट में रखना। ये एक सरल लेकिन गहरा मनोवैज्ञानिक हैक है। जब सारा पैसा एक ही जगह दिखता है तो दिमाग उसे खर्च करने के बहाने ढूंढ ही लेता है। आंखों से दूर, दिमाग से दूर। हाँ, ये तो होता है। बचत और निवेश का पैसा एक अलग अकाउंट में होना चाहिए जिसे आप रोज रोज ना देखें। ये आपके तात्कालिक आवेगों और आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के बीच एक दीवार खड़ी करता है। आपके बेहतर भविष्य को आपके वर्तमान के लालच से बचाता है। बिल्कुल। एक और बहुत बड़ा जाल है इमरजेंसी फंड का ना होना। स्रोत इसे साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर आपके पास 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा एक अलग फंड में नहीं है तो आप आर्थिक रूप से एक पतली सी रस्सी पर चल रहे हैं। और ये सिर्फ वित्तीय सुरक्षा नहीं है, ये एक मानसिक बोझ भी है। इमरजेंसी फंड कोई निवेश नहीं है, ये जीवन की अनिश्चितताओं के खिलाफ आपका बीमा है। बीमा? हाँ, ये आपको वित्तीय सदमे से बचाता है। इसके बिना नौकरी जाने या किसी मेडिकल इमरजेंसी जैसी एक छोटी सी भी आपात स्थिति आपको कर्ज में धकेल सकती है या आपको अपने लॉन्ग टर्म निवेश को तोड़ने पर मजबूर कर सकती है। और उससे आपका पूरा वित्तीय ढांचा ढह सकता है। बिल्कुल। ये आपको संकट के समय में घबराहट में गलत फैसले लेने से बचाता है। ये डर से आजादी का टिकट है। और सबसे खतरनाक जाल बताया गया है ईएमआई का। आज के दौर में तो फोन, टीवी, छुट्टियां सब कुछ ईएमआई पर उपलब्ध है। धीरे धीरे आपकी पूरी सैलरी आने से पहले ही इन किश्तों में बंट चुकी होती है। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। ईएमआई कल्चर आपको एक ऐसी जीवन शैली बेचता है जिसे आप शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, और आपको कर्ज के एक ऐसे दुष्चक्र में फंसा देता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्रोत कहते हैं कि अमीर मानसिकता वाले लोग ईएमआई को सुविधा नहीं बल्कि खतरा मानते हैं। उनका एक सरल नियम है, अगर कोई चीज जरूरत है तो शायद ईएमआई ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज सिर्फ शौक है तो उसे तभी खरीदो जब आप उसे एक बार में खरीदने की क्षमता रखते हो। बिल्कुल। आखिर में सोशल मीडिया पर दूसरों से अपनी जिंदगी की तुलना करने के खतरे को भी बताया गया है। हम दूसरों की छुट्टियों की तस्वीरें देखते हैं, नए गैजेट्स देखते हैं और हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। और ये दबाव हमें ऐसी चीजें खरीदने पर मजबूर करता है जिनकी हमें जरूरत नहीं है, उन पैसों से जो हमारे पास है नहीं, सिर्फ उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। सोशल मीडिया एक झूठी हकीकत दिखाता है। लोग अपनी सफलता दिखाते हैं, अपना संघर्ष नहीं। आपकी दौड़ किसी और से नहीं बल्कि कल वाले खुद से है। सही बात है। इन जालों को समझना ही इनसे बचने का पहला कदम है। तो अब तक की बातचीत से ये साफ है कि ये सब कुछ छोटे छोटे व्यवहारिक कदमों और मनोवैज्ञानिक बदलावों के बारे में है। अंत में स्रोत कुछ गहरे सिद्धांतों को छूते हैं जो अमीर सोच को परिभाषित करते हैं, जैसे पैसा लक्ष्य नहीं बल्कि एक साधन है। ये सभी बिंदुओं का निचोड़ है। ये पैसे के लिए काम करने से पैसे से अपने लिए काम करवाने तक का सफर है। असली लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपके लिए पैसा लाए, ताकि आप सिर्फ अपनी महीने की तनख्वाह पर निर्भर न रहें। और सिस्टम बनाने का मतलब है पैसिव इनकम के स्रोत बनाना। बिल्कुल। चाहे वो निवेश हो, कोई साइड बिजनेस हो या कोई डिजिटल स्किल, सैलरी एक बार मिलती है, सिस्टम लगातार परिणाम देता है। यहाँ एक बहुत शक्तिशाली विचार सामने आता है। गरीब सोच समय को बेचती है, अमीर सोच समय को खरीदती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका एक सरल उदाहरण है, किसी सेल में 200 रुपए बचाने के लिए 2 घंटे लाइन में लगना गरीब सोच है, क्योंकि यहाँ आपने 200 रुपए के लिए अपने 2 घंटे बेच दिए। हाँ, वहीं 200 रुपए ज्यादा खर्च करके 2 घंटे बचा लेना ताकि उस समय को कुछ नया सीखने या परिवार के साथ बिताने में इस्तेमाल किया जा सके, ये अमीर सोच है।
अच्छा। जब आप समय को पैसे से ज्यादा मूल्यवान समझने लगते हैं तो आपके फैसले पूरी तरह बदल जाते हैं। आप उन गतिविधियों में निवेश करना शुरू कर देते हैं जो आपका समय बचाती है, न कि सिर्फ पैसा। ये सोच ही वित्तीय स्वतंत्रता की असली नींव है। बिल्कुल। और एक आखिरी पर बहुत महत्वपूर्ण बात, पैसे से जुड़े फैसले भावनाओं से नहीं बल्कि नियमों से लेने चाहिए। ये कहना आसान है पर करना मुश्किल। बिल्कुल। डर में आकर शेयर बेच देना या लालच में आकर किसी भी चीज में निवेश कर देना, दोनों ही नुकसान कराते हैं। अमीर सोच वाले लोग अपने पैसे के लिए नियम बनाते हैं, जैसे मैं अपनी कुल संपत्ति का 10% से ज्यादा किसी एक जोखिम भरी चीज में नहीं लगाऊंगा, या बाजार कितना भी गिरे मैं अपनी SIP बंद नहीं करूंगा। ठीक है। और सबसे गहरी बात, पैसा आपकी पहचान नहीं है, पैसा आपका कर्मचारी है। कर्मचारी। हाँ, जब आप पैसे को एक कर्मचारी के रूप में देखते हैं तो आप उसे आलस नहीं करने देते हैं। आप उसे काम पर लगाते हैं, निवेश में, कौशल में, ऐसे सिस्टम बनाने में जो और पैसा कमाए। ये मानसिकता आपको पैसे के नियंत्रण से निकालकर पैसे को नियंत्रित करने की स्थिति में ला देती है। तो इस पूरी गहरी बातचीत का सार यही है कि आर्थिक बदलाव हमारी सैलरी स्लिप बदलने से पहले हमारी सोच बदलने से शुरू होता है। ये कोई एक रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि हर रोज लिए जाने वाले छोटे, निरंतर और सोचे समझे फैसलों का नतीजा है। चाहे वो 10 रुपए के खर्च को लिखने की आदत हो या अपने समय को पैसे से ज्यादा कीमती समझने का फैसला। और श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों ने एक स्पष्ट रास्ता दिखाया है, जागरूकता से लेकर सिस्टम बनाने तक और फिर उस सिस्टम को विकसित करने तक। सोचने वाली बात यह है, आज बताई गई कौन सी एक छोटी आदत, सिर्फ एक, अगर कल से शुरू की जाए तो 5 साल बाद किसी के वित्तीय जीवन में सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकती है। इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा और वही उनके सफर का पहला कदम है।